दिल्ली की लोथियन सेमेंट्री एक ऐसी सेमेंट्री है जहाँ पे रात में तो क्या बल्कि दिन में भी लोग उसके आसपास से भी गुजरने से डरते हैं। लेकिन एक आदमी जिसका नाम मयंक है, वो अभी इसी कब्रिस्तान के अंदर खड़ा हुआ है और जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। मगर वो ढूंढ किसको रहा है? असल में मयंक दिल्ली से नहीं है। मयंक अपनी कार लेके मुंबई से दिल्ली आया था क्योंकि कल उसे यहाँ पे एक अपनी मीटिंग अटेंड करनी थी। उसकी कार में वो अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसकी बेटी भी बैठी हुई थी। अब मयंक कार चला रहा था तभी उसकी बेटी, जिसका नाम है मीरा, वो मयंक से कहती है कि मुझे बहुत ही तेज प्यास लगी है। तो मयंक आसपास देखता है लेकिन रात के 2 बजे हुए थे, इसलिए आसपास सारी दुकानें सब कुछ बंद था। चारों ओर बस खाली सड़क थी और बस सड़क के लैंप्स जल रहे थे और जो उनकी गाड़ी है वो उसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। तभी मयंक देखता है कि एक आदमी है जो कि कब्रिस्तान के अंदर चलते हुए जा रहा है। तो मयंक को लगा कि शायद इनको पता होगा अगर यहाँ कहीं पास ही में कोई दुकान खुली हो तो मयंक कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोकता है। वो मीरा से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे बैठी रहो, मैं अभी उस आदमी से पूछ के आता हूँ। तो मयंक बाहर निकलता है अपनी कार से और वो कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर आता है तो उसे महसूस होता है कि चारों ओर एकदम शांति है, कोई भी आवाज़ नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो हवा भी रुक सी गई है। कुछ भी नहीं था, चारों ओर बस कब्रें थी। मयंक बस कब्रिस्तान के अंदर थोड़ा सा आता है और वो चारों ओर देख रहा था। वो उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसको मयंक ने अभी बस अंदर आते हुए देखा। अब मयंक उस आदमी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के पास एक कब्र दिखती है और वहीं पे वो आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही मयंक ने ये देखा तो उसे सबसे पहले तो दिमाग में यही आया कि ये बड़ा ही अजीब आदमी है। आखिर इतनी रात को अकेले ये यहाँ पे एक कब्र के पास क्यों बैठा हुआ है? लेकिन मयंक ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। वो बस जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और मयंक उससे बुलाता है तो वो हल्के से पीछे मुड़ता है। मयंक देखता है कि ये आदमी ज़्यादा बूढ़ा नहीं है, ये तकरीबन 30 साल का तो होगा ही। उसने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे और दिखने में ये एकदम अच्छे घर का लग रहा था। तो मयंक उस आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पे आसपास कोई दुकान खुली होगी, क्योंकि मेरी बेटी को प्यास लगी है। और तो वो आदमी वो थोड़ी देर के लिए बस चुपचाप मयंक को देखता है और फिर वो एकदम धीमी आवाज़ में कहता है कि यहाँ पे अभी कोई दुकान तो इस वक्त खुली नहीं होगी, लेकिन यहाँ से आगे जाकर थोड़े ही पास ही में एक गली है और वहीं पे एक कुआं है। आप चाहो तो आप उस कुएं में से पानी निकाल के अपनी बेटी को पिला सकते हो। तो मयंक उस आदमी को शुक्रिया कहता है और वो वापस अपनी कार के पास चला आता है और वो अपनी कार आगे बढ़ाता है। अब जो मीरा थी जो कि कार की बैक सीट पर बैठी हुई थी, वो देख रही थी कि वो जो आदमी है वो कब्रिस्तान के बीचों बीच अकेला खड़ा होके इनकी तरफ ही देख रहा है। फिर मीरा अपनी नज़रें उसकी ओर से हटा लेती है क्योंकि पता नहीं क्यों मीरा को उसे देख के डर लग रहा था। अब कार जैसे ही उस गली के पास पहुंची तो मयंक अपनी कार में से बाहर निकलता है और वो उस कुएं के पास जाता है। कुआं दिखने में एकदम नॉर्मल था और थोड़ा सा पुराना सा था और कुएं के आसपास जितने भी पेड़ पत्ते थे वो सब सूखे हुए थे। लेकिन मयंक को इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं पर पास में जो बाल्टी पड़ी हुई थी उस बाल्टी को उठाता है और वो कुएं में से पानी निकालता है। वो जल्दी से वो पानी लेके अपनी कार के पास आता है। तो जैसे ही मीरा थोड़ा सा पानी पीती है तो उसे पानी का टेस्ट एकदम ही कड़वा आता है, लेकिन फिर भी मीरा पानी पी लेती है क्योंकि उसे प्यास लगी हुई थी। फिर मयंक वो बाल्टी उसी कुएं के पास रखाता है और वो अपनी कार फिर आगे बढ़ाता है। फिर ये लोग सीधा ही पहुंच जाते हैं मयंक के छोटे भाई के यहाँ, यानी कि मीरा के चाचा के यहाँ। और फिर जैसे ही इन्होंने बेल बजाई तो दरवाज़ा खुलता है और अंदर से चाचा हंसते हुए इनका वेलकम करते हैं और इनको वो अंदर बुला लेते हैं। मयंक कार ड्राइव करते हुए एकदम थक गया था तो वो आके सीधा ही सोफे पर गिर पड़ता है और जो चाचा है वो भी सोफे पर बैठते हैं और मीरा भी अपनी कजिन रुतवी से मिलती है
और वो दोनों अपने कमरे में चली जाती है। जो चाचा है वो मयंक से पूछते हैं कि मयंक, वो दूसरी लड़की कहाँ गई? तो मयंक एकदम से चुप हो जाता है और वो अपने भाई से पूछता है कि कौन सी लड़की? यहाँ पे तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी मीरा ही आए हैं। तो चाचा कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो? जब मैंने दरवाज़ा खोला था तब मैंने साफ साफ देखा था कि तुम, मीरा और तुम दोनों के ही पीछे एक और लड़की खड़ी हुई है। तो मयंक ऐसे ही हंसते हुए कहता है कि भाई अभी मजाक मत कर। और ऐसा बोल के मयंक उठता है और वो सोने के लिए चला जाता है। और जो चाचा है वो एकदम थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पक्का पता है कि उन्होंने एक लड़की को देखा था। अब इनका जो अपार्टमेंट था वो 4 BHK था, तो एक एक रूम में एक एक जना सो रहा था। तो जो मीरा है वो भी इन्हीं में से एक बेडरूम में थी और वो सोने की कोशिश बस कर ही रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। तो मीरा खड़ी होती है और वो दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा खोलती है। तो उसे दिखता है कि वहाँ पे उसके चाचा खड़े हुए हैं। चाचा एकदम ही अजीब तरीके से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम अंदर बैठे बैठे रो क्यों रही थी? तो मीरा कहती है कि मैं कहाँ रो रही थी, मैं तो बस सोने की कोशिश कर रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही। तो चाचा कहते हैं कि बेटा मैंने अभी अभी अंदर से तुम्हारी आवाज़ सुनी रोने की। तो मीरा कहते हैं कि नहीं मैं नहीं रो रही थी। तो फिर चाचा चले जाते हैं और मीरा दरवाज़ा बंद करके वापस आके बेड पे लेटती है। और बेड पे लेटते ही उसने टाइम देखा, अभी रात के 3 बजे हुए थे। मीरा बस वो टाइम देख ही रही थी कि तभी वापस से डोर नॉक होता है। मीरा जाती है और वो वापस से दरवाज़ा खोलती है। इस बार सामने चाचा नहीं बल्कि उनकी बेटी रुतवी खड़ी हुई है। और रुतवी भी वही सेम सवाल पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या, तुम अंदर बैठे बैठे रो क्यों रही हो? तो मीरा कहती है कि नहीं मैं नहीं रो रही, तुम्हें आखिर ऐसी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? तो रुतवी कहती है कि नहीं मुझे अभी तुम्हारे ही रूम से रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो मीरा उसे जैसे तैसे बस मना कर देती है और रुतवी भी वापस चली जाती है। तो वो दरवाज़ा बंद करती है और अपने बेड पर आके लेट जाती है। अब वो हल्की नींद में गिरी ही थी कि तभी उसे भी वही रोने की आवाज़ें आने लग जाती है। मीरा उठती है और वो सुनती है कि ये जो आवाज़ें हैं ये कमरे के बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि ये आवाज़ जो कमरे का बाथरूम था उसमें से आ रही थी। तो मीरा धीमे से खड़ी होती है और वो धीमे धीमे बाथरूम के पास जाती है। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसे दिखता है कि जो बाथटब है वो पानी से एकदम पूरा भरा हुआ है और जो पानी है उसमें वो पूरा लाल है, जैसे कि वो पानी नहीं है, वो किसी का खून है। तो अभी मीरा को दिखता है कि बाथटब के बाजू में ही कोई बैठा हुआ था। मीरा दरवाज़ा पूरा खोलती है और उसे दिखता है कि बाथटब के बाजू में एक औरत बैठी हुई थी। उसके कपड़े एकदम गीले थे और वो दिखने में एकदम भयानक लग रही थी। उसमें से एक अजीब सी गीली सी बदबू आ रही थी। तो मीरा एकदम डरी हुई थी कि आखिर यह बाथरूम में कौन बैठा हुआ है। मीरा उसके पास जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तभी वो औरत अपना चेहरा मीरा की तरफ ऊपर उठाती है। उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, उसकी आंखें एकदम बाहर फूली हुई थी और वो एकदम डरावने तरीके से मीरा की तरफ देख रही थी। मीरा की सांसें अचानक से फूलने लग जाती है। मीरा हिलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो एकदम पूरी एक ही जगह पे जम चुकी थी। मीरा अपनी आंखें झपकाने लगी थी और तभी जैसे वो अपनी आंख एक बार में बंद करके खोलती है तो वो देखती है कि सुबह हो चुकी है और मीरा तो अपने बेड पर ही लेटी हुई थी। क्या मीरा ने कोई सपना देखा? मीरा को कुछ भी पता नहीं चला। वो बस उठती है और जैसे ही वो उठी तो उसे अपने साइड में जो टेबल था वहीं पे एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। लेटर में मीरा के डैड मयंक ने लिखा हुआ था कि मुझे और तुम्हारे चाचा को काम पर जाना था तो हमने तुम्हें उठा के डिस्टर्ब नहीं किया, हम लोग सीधा शाम को ही आएंगे, तो तुम और तुम्हारी बहन रुतवी दोनों बस संभल के पूरे दिन रहना। मीरा उठती है और उसे नहाने जाना था तो वो जो बाथरूम का डोर था उसके पास जाती है और वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन जो डोर था वो अंदर से लॉक था।
मीरा को सुनाई देता है कि अंदर से पानी बहने की आवाज़ आ रही थी। तो मीरा को लगा कि शायद रुत्वी इस बाथरूम में नहाने के लिए गई होगी। तो वो ड्राइंग रूम में आती है और वो सोफे पर बैठ के टीवी चालू करती है और वो टीवी देख के टाइम पास करने लग जाती है जब तक रुत्वी नहा नहीं लेती। अब मीरा टीवी देख ही रही थी कि तभी उसे उसी कमरे के बाथरूम में से आवाज़ आने लग जाती है रुत्वी के गाना गुनगुनाने की। तो मीरा हल्के से हंसती है। अब वो बैठ के टीवी देख ही रही थी कि तभी घर की डोरबेल बजती है। तो मीरा खड़ी होती है और वो घर का मेन डोर खोलती है। जैसे ही मीरा ने डोर खोला तो वो एकदम से चौंक जाती है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने उसकी ही बहन रुत्वी खड़ी हुई थी। रुत्वी उसे देख के पूछती है कि क्या हुआ, तू मुझे देख के इतना चौंक क्यों गई? तो मीरा कहती है कि तुम तो नहाने गई थी ना। तो मीरा कहती है कि नहीं, मैं तो बाहर कुछ सामान लेने गई थी। ऐसा बोल के रुत्वी घर के अंदर आ जाती है। तो मीरा जल्दी से अपने कमरे के बाथरूम के पास जाती है और वो बाथरूम खोलती है और उसे अंदर से नल के बहने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। मीरा दरवाजे का हैंडल घुमाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। मीरा देखती है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब हो जाती है रात और जो मीरा है वो एकदम डरी सहमी सी सोफे पर बैठी हुई थी। मीरा के डैड और उसके चाचा किचन में डाइनिंग टेबल था वहाँ पे बैठे हुए थे और ये लोग डिनर करने बैठे हुए थे। तभी डोरबेल बजती है। तो मयंक जो है वो मीरा से कहता है कि मीरा जाओ दरवाज़ा खोलो। तो मीरा कांपते हुए खड़ी होती है और पता नहीं क्यों जैसे जैसे वो दरवाजे के पास जा रही थी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मीरा ने दरवाज़ा खोला तो उसे दिखता है कि वही आदमी वही दरवाजे पे खड़ा हुआ था। वो हंस रहा था और वो हंसते हुए मीरा से कहता है कि मैं सालों से तुम्हारी ही बाहर आने की राह देख रहा था। ऐसा बोल के वो मीरा का हाथ पकड़ता है। वो मीरा को खींचने लगता है और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मीरा के डैड, उसके चाचा और उसकी बहन रुत्वी खाते खाते बाहर आते हैं और वो तीनों मीरा की हालत देखकर एकदम हैरान हो चुके थे। मीरा दरवाजे के बीचों बीच खड़ी होकर बस यूं ही चिल्लाई जा रही थी। वो अपने दोनों हाथ पकड़ के सामने उठा के जोर जोर से चिल्ला रही थी। मीरा के डैड और उसके चाचा दोनों ही उसको संभालते हैं और वो उसे बेडरूम में ले जाते हैं। मीरा बहुत ही ज़्यादा डर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। मयंक मीरा को जैसे तैसे करके शांत कराता है। मीरा थोड़ी चुप हुई थी कि तभी मीरा की रूह एकदम से काँप जाती है। उसे दिखता है कि दरवाजे में से वही औरत चलते हुए आ रही है और वो धीरे धीरे मीरा के एकदम पास आ रही है। मीरा वापस से जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और वो अपने डैड को, चाचा को बताने लग जाती है कि वो मुझे ले जाएगी, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगी। ये लोग उससे पूछते हैं कि कौन ले जाएगी तुम्हें, यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे अलावा। तो मीरा कहती है कि वो मुझे हर जगह दिख रही है। वो कभी दरवाजे में से आ रही है, कभी वो दीवार के आर पार होके आ रही है, तो कभी वो बालकनी में से आ रही है। वो मुझे ले जाने आई है। जैसे जैसे वो औरत मीरा के पास आ रही थी, मीरा जोर जोर से चिल्ला रही थी, जोर जोर से रोने लगी थी। लेकिन मयंक देख रहा था कि कमरे में उसके भाई के अलावा, रुत्वी के अलावा और मीरा के अलावा कोई भी नहीं है। मयंक का भाई मयंक से कहता है कि यहाँ पे मैं एक पंडित को जानता हूँ और वो थोड़ा ही दूर रहता है। तो ये लोग जल्दी से मीरा को उठाते हैं और वो जल्दी जल्दी नीचे उतर के मीरा को अपनी कार में बिठाते हैं। मीरा गाड़ी में बैठी ही थी कि तभी वो एकदम से जम जाती है क्योंकि उसे दिख रहा था कि वही औरत आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई है और वो बैठे हुए पीछे मुड़कर मीरा के सामने ही देख रही है। मीरा अपनी आंखें बंद करती है और वो कस के अपने पापा का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही ये लोग उस पंडित के यहाँ पहुँचते हैं तो वो पंडित मीरा को देखते ही बता देता है कि इस पे उस कुएं वाली आत्मा का साया है। मयंक तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जो उसका भाई है, मीरा के चाचा जी, वो समझ जाते हैं। फिर जो पंडित जी थे वो एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल लाते हैं। थोड़ा वो अपने हाथ में लेकर मीरा के ऊपर छिड़कते हैं और बाकी का जो बचा हुआ था वो मीरा को पीने के लिए दे देते हैं।
और मीरा उसे पी लेती है। और फिर वो पंडित मीरा के हाथ में एक धागा बांध देता है और वो कहता है कि इस धागे को अगले 1 महीने तक तो बिल्कुल भी मत निकालना। और उसे वो धागा बांधा गया तो मीरा एकदम से शांत हो जाती है। फिर ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं और ये लोग मीरा को बेडरूम में सुला देते हैं और रुथवी भी उसके पास ही बैठी हुई थी उसका ध्यान रखने के लिए। और जो मयंक और उसका भाई है वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मयंक अपने भाई से पूछता है कि क्या ये सब उस कुएं के पानी की वजह से हुआ। तो मयंक का भाई उसे बताता है कि कहीं सालों पहले उस कब्रिस्तान से थोड़ा ही दूर एक चाल थी और उसी चौल में एक मीना नाम की लड़की रहने आई थी अपने पति और अपने छोटे से बच्चे के साथ, जो कि अभी अभी पैदा ही हुआ था। ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और ये लोग हर रोज मजदूरी के लिए जाते थे। अब उसी चाल में एक दूध वाला भी रहता था जो कि अक्सर अपना दूध बेचने के लिए मार्केट जाया करता था। तो कहीं बार कितने ही लोग उसके साथ अपना सामान मंगवाते थे मार्केट से। तो अब एक दिन की बात है, जब वो दूध वाला दूध का कैन अपनी बैग पे चढ़ा के मार्केट जा रहा था तो मीना उसके साथ कुछ सब्जियां मंगवाती है। फिर शाम को जैसे ही दूध वाला वापस आया और साथ में वो उसकी सब्जियां लेकर भी आया था मीना की, तो वो मीना को वापस आके सब्जियां देता है। तो जब मीना उससे अपनी सब्जियां ले रही थी और अब उसी चाल में एक और बूढ़ी औरत भी रहती थी, वो देख लेती है कि दूध वाला मीना को सब्जियां दे रहा है। फिर उसके बाद वो औरत पूरी चौल में बहुत सारी झूठी अफवाहें फैला देती है मीना के बारे में। मीना जहाँ पे मजदूरी के लिए काम करने जाती थी वहां पर भी उसको कहीं लोग परेशान करने लगे थे और मीना भी ये सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन वहीं पे पास ही में जो कुआं था, मीना उसमें कूद जाती है। मयंक का भाई मयंक से कहता है कि यह कहीं सालों पहले की बात है, इसलिए वो कुआं अभी वहां पे नहीं है। कहीं लोगों ने उस कुएं को रात में देखा है, लेकिन जैसा ही दिन होता है वो कुआं वहां पे नहीं होता। मयंक ये सुन के एकदम हैरानी से बैठा हुआ था। तभी वो अपने भाई से पूछता है कि आखिर मीना के पति, उसके बच्चे और उस दूध वाले का क्या हुआ। तो मयंक का भाई कहता है कि मीना का पति और उसके बच्चे का क्या हुआ ये तो आज तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो जो दूध वाला है उसकी एक खबर जरूर आई थी कि उसकी लाश उसी लोथियान कब्रिस्तान में मिली थी। मयंक का भाई अपना फोन निकालता है और वो इंटरनेट से फोटो निकाल के मयंक को दिखाता है। मयंक जैसे ही वो फोटो देखता है वो एकदम हैरान हो जाता है। जिस आदमी से मयंक ने कब्रिस्तान में पानी के लिए पूछा था फोन में, उसी आदमी की फोटो थी।